पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी ने वह जादू किया जो हमें प्रेम का सबसे सच्चा और सबसे निर्दोष रूप देखने को मिला, जो कि बोलता है पर सुनाई नहीं देता। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। दीवार में एक खिड़की रहती है कि भाग 4 में हम देखेंगे कि कैसे वह घर जो नायक खिड़की से दिखता है केवल एक पड़ोसी का घर नहीं है, बल्कि समाज की एक प्रतीकात्मक इकाई है। उसमें जो लोग रहते हैं, लड़की, उसके माता पिता, वह एक सीमित परिधि में जीते हुए भी नायक के मानस में गहराई में उपस्थित है। सबसे पहले लड़की की माँ, एक पारंपरिक घरेलू और भीतर से पूरी तरह लौट चुकी स्त्री। वह घर संभालती है, बेटी की परवरिश में लगी है, पति के निर्णयों का पालन करती है, लेकिन उसकी उपस्थिति में भी एक निरंतर अनुपस्थिति है। वह ज़्यादातर चुप रहती है, लेकिन उसके हाथ चलते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आती। उसके चेहरे पर कोई विद्रोह नहीं है, लेकिन एक थकी हुई स्वीकृति ज़रूर है। शायद ये वही स्त्री है जिसने जीवन के संघर्षों से जूझते हुए अब स्वीकार कर लिया है कि उसका सपना या अपना कोई पक्ष नहीं होगा। वह मर्यादा की वह मूर्ति बन चुकी है जिसे घर की मर्यादा तय करती है, और यह मर्यादा बहुधा पुरुष तय करते हैं। फिर आता है लड़की का पिता, एक दकियानूसी लेकिन सुसंस्कृत दिखने वाला पुरुष। वह उस समाज का प्रतिनिधि है जो भीतर से पितृसत्तात्मक है, लेकिन बाहर से मध्यम वर्गीय विनम्रता का मुखौटा ओढ़े है। वह शिक्षक को देखकर एक ही निगाह में तय कर लेता है कि वह क्या है, किराएदार, साधारण, बेरोजगार सा और महत्वहीन। उसकी यह दृष्टि समाज की सबसे बुनियादी परत को खोलती है, जहाँ व्यक्ति का मूल्य उसके पेशे, वेतन और सामाजिक स्थिति से तय होता है, उसके भीतर का भाव, विचार या संवेदना से नहीं। वह पिता शिक्षक को अपनी बेटी के लिए कोई उपयुक्त संबंध नहीं मानता, भले ही शिक्षक ने कभी कोई प्रस्ताव न रखा हो। यह वह अपूर्व सामाजिक नियंत्रण है जो संभावनाएं भी संदेह के घेरे में आ जाती हैं। पिता के व्यवहार में एक चुप शासन है। वह संवाद से नहीं, मौन आदेशों से नियंत्रित करता है। लड़की भी इस शासन को पूरी तरह समझती है, और इसीलिए वह नायक से कभी नजरों का संवाद ही नहीं करती। वह मर्यादा में पली है और वह जानती है कि नजरें भी उपयुक्तता का उल्लंघन कर सकती हैं। यह भाग उस मानसिक संरचना को खोलता है जिसमें समाज एक लड़की को एक विचारशील, स्वतंत्र व्यक्ति बनने नहीं देता, बल्कि एक शालीन छाया बनाकर रखना चाहता है। लड़की के घर का माहौल एक ऐसा बंद कमरा है जिसमें सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन ताज़ा हवा का प्रवेश वर्जित है। माँ और पिता के बीच संवाद नहीं है, केवल उत्तरदायित्व है। पिता और बेटी के बीच आत्मीयता नहीं है, केवल सामाजिक अनुशासन है। यह एक ऐसा घर है जहाँ दीवारें बहुत पतली हैं, लेकिन भावनाएं फिर भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचती। नायक खिड़की से देखकर इस घर की आत्मा को पढ़ता है। उसे महसूस होता है कि यह घर उतना ही मौन है जितना वह स्वयं है, लेकिन उसका मौन एक चुनी हुई आंतरिक यात्रा है, जबकि लड़की और उसकी माँ का मौन लादे गए सामाजिक दबाव की देन है। इस घर में संवाद एक अनकहे अनुशासन के अधीन है। लड़की जो बाहर से सामान्य लगती है, भीतर कहीं बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने बोलना सीखा ही नहीं। उसकी चुप्पी एक तरह की आदत बन गई है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने अपने चेहरे पर हर असहमति को मुस्कुराहट में बदलना सीख लिया हो। यह भाग लड़की की स्थिति को स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी उद्घाटित करता है। वह एक देखी जाने वाली स्त्री है, लेकिन उसे कभी खुद देखने की अनुमति नहीं मिली। वह पढ़ती है, स्कूल जाती है, अपने कमरे में बैठती है,
लेकिन उसके पास कोई खिड़की नहीं है। न उसका कमरा खिड़की वाला है और न उसका जीवन। शिक्षक सब यह दीवार के पार से देखता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वह खुद भी दीवारों के भीतर है, संवेदनाओं से भरा हुआ है, लेकिन सामाजिक संरचनाओं में भी घिरा हुआ है। इस भाग में लड़की के घर की बनावट एक प्रतीक बन जाती है। एक ऐसा समाज जो व्यवस्था के नाम पर भावनाओं को खामोश करता है। एक ऐसा परिवार जो दिखता तो सभ्य है, पर भीतर एक संत्रस्त अनुशासन से बंधा हुआ है। यह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि मर्यादा, भय और चुप्पियों से बनी एक कठोर रचना है, जिसके भीतर प्रेम, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की कोई जगह ही नहीं है।